रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के कालांश में हमने जाना कि परमाणु क्या है। परमाणु के संबंध में डाल्टन द्वारा दी गई अवधारणा को हमने जाना। परमाणु के मुख्य अवयवी कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सामान्य जानकारी हमने ली। इनकी विस्तृत जानकारी आपके अगले अध्याय परमाणु संरचना में देंगे। इसके अलावा परमाणुओं के परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणुभार, ग्राम अणुभार, एटॉमिक मास यूनिट आदि के संबंध में हमने अच्छे से जाना है और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी किए हैं हमने। आज के कालांश में आपको मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा के संबंध में जानकारी देंगे। बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। इससे पहले जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याएं जिज्ञासा के रूप में पूछी थी। मैंने उनका उचित समाधान किया है। आप भी यदि आपको कोई समस्या होती है, यूट्यूब पे मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज करके अथवा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का उचित एवं सटीक समाधान किया जाएगा। बच्चों, आज का मुख्य टॉपिक मोल अवधारणा है। इस मूल अवधारणा को हम एक सामान्य उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी कमरे में पुस्तकें रखी हुई हैं, पूरा कमरा पुस्तकों से भरा हुआ है। अध्यापक एक छात्र से कहता है, इस कमरे में भरी हुई संपूर्ण पुस्तकों को गिनिए। निश्चित ही उस बच्चे को सारी पुस्तकें गिनने में बहुत सा समय लग जाएगा और वो आसानी से उन पुस्तकों को नहीं गिन पाएगा। अध्यापक पुनः बच्चे को 100 के बंडल बांधकर कमरे में रख देता है। बच्चे से पुनः कहता है, इन बंडलों में कुल कितनी पुस्तकें हैं? बच्चा गिनता है, 100 बंडल हैं। कितने बंडल हैं बच्चे? 100 बंडल, यानी कि 100 गुणा 100 बराबर हो गया 10,000 पुस्तकें। तो निश्चित ही 100 बंडल को गिनने में उसे आसानी होगी। 100 बंडल गिनना आसान है, बजाय 10,000 पुस्तकों को अलग अलग गिनने के। और आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बॉक्स में पेन पड़े हुए हैं। अध्यापक कहता है, पूरे बॉक्स के पेन को गिनिए। जब बच्चा पेन को गिनने पहुंचता है तो उसे निश्चित ही 1-2 घंटे लग जाते हैं, बड़ा बॉक्स था। अब अध्यापक क्या करता है, पेन को दर्जन में लगा देता है। दर्जन पैकेट बनाता है। पेन दर्जन में पैकेट बनाता है। बच्चे से पुनः कहता है, पेन को गिनिए। बच्चा कहता है, 40 दर्जन पेन थे। 40 दर्जन का मतलब क्या हुआ बच्चे? 40 दर्जन पेन का मतलब हुआ 40 गुणा 12, यानी कि 480 पेन थे। तो पेनों को इससे दर्जन गिनने से आसानी हो गई। हम अगर गेहूं लेने जाते हैं और 1-1 किलो 100 बार तुलवाएं, फिर पूछे कितना किलो गेहूं हुआ, आप कहोगे 100 किलो। एक साथ बोल सकते हैं, 1 क्विंटल गेहूं लेके आते हैं हम। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि यदि हमें बड़े समूहों को एक छोटी इकाई के रूप में व्यक्त करना हो तो कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं, जैसे कि दर्जन। दर्जन मीन हुआ 12 वस्तुओं का समूह। एक दर्जन क्या हुआ बच्चे? 12 वस्तुओं का समूह, यानी दर्जन का मूल्य 12 हुआ। सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100 वस्तुओं का समूह। पसेरी, पांच
किलोग्राम भार का समूह। जैसे हमने कहा 12 दर्जन, 12 दर्जन का मतलब हुआ 12 गुणा 12, यानी कि 144 वस्तुएं। जिस प्रकार इन सबकी वैल्यू फिक्स होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में व्यक्त करने के लिए इन सबका मान फिक्स होता है, उसी तरह मोल भी एक संख्या है जो कि पदार्थ के परमाणुओं, अणुओं और आयनों को व्यक्त करती है। अब प्रश्न आता है कि मोल कौन सी संख्या है। जैसे कि दर्जन कुछ भी होगा उसकी वैल्यू 12 होगी, एक दर्जन पेन होंगे तब भी 12 होंगे, एक दर्जन हम अमरूद लाएंगे तब भी 12 होंगे, एक दर्जन केले लाएंगे तब भी वैल्यू 12 होगी, एक दर्जन पुस्तकें लाएंगे तब भी उसकी वैल्यू 12 ही आएगी। इसी प्रकार एक सैकड़ा पुस्तकें ले आएंगे, एक सैकड़ा पुस्तक 100 होंगी, एक सैकड़ा आम लाएंगे तब भी उसकी वैल्यू 100 होगी। ठीक इसी प्रकार मोल भी एक संख्या है जो कि रसायनज्ञों ने पदार्थ के कणों को गिनने के लिए प्रयुक्त की थी। एक मोल का संख्यात्मक मान, एक मोल का संख्यात्मक मान 6.022 इंटू 10⁻³ होता है। कितना होता है बच्चों? 6.022 गुणा 10⁻23। अब एक मोल कुछ भी होगा उसका संख्यात्मक मान ये होगा। जैसे कि एक दर्जन कुछ भी होता है उसका संख्यात्मक मान 12 होता है, एक सैकड़ा कुछ भी होता है उसका संख्यात्मक मान 100 होता है। जब 12 वस्तुओं का संख्यात्मक मान दर्जन कहते थे, इतने कणों का संख्यात्मक मान मोल कहते हैं। मोल की जो संख्या होती है अर्थात ये जो मान होता है, ये संख्यात्मक मान एवोगैड्रो संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक मोल का संख्यात्मक मान एवोगैड्रो संख्या भी कहलाता है। इस मान को n नॉट, n के नीचे नॉट लगा दिया, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ रही है, वैज्ञानिकों ने पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को गिनने के लिए, व्यक्त करने के लिए एक इकाई प्रस्तुत की। उस इकाई का नाम ही मोल है। एक मोल का संख्यात्मक मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है। इस संख्यात्मक मान को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इस एवोगैड्रो संख्या को n नॉट से व्यक्त करते हैं। तो आपको मोल समझ में आ रहा है। अब प्रश्न आता है कि मोल के संख्यात्मक प्रश्न कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको एक कोरिलेशन यानी कि सह संबंध बता रहा हूं जो कि 3-4 तथ्यों में आपस में है। एक मोल कुछ भी क्या क्या हो सकता है? अणु, परमाणु, आयन या पदार्थ के किसी भी प्रकार के कण। एक मोल बराबर 1 ग्राम, यदि अणु है तो अणु लिख दे रहे हैं अभी हम, 1 ग्राम अणु, यानी 1 ग्राम अणु 1 मोल होता है। और इसी के बराबर अणु का अणुभार। क्या? अणु का अणुभार किसमें? ग्राम में। किसमें लेना बेटा? ग्राम में। और बराबर 22.4 लीटर आयतन। ये सभी राशियां एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे हमने कहा एक मोल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। एक मोल का अणुभार कितना होगा? जितना अणु, जैसे हमने कहा एक मोल पानी है, एक मोल पानी है, पानी का अणुभार होता है 2-16 बराबर 18। प्रश्न आया एक मोल जल का मान कितना होगा? कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम, क्योंकि अणुभार के बराबर होता है। 1 ग्राम अणु जल का मान कितना होगा? 18 ग्राम।
एक मोल जल का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। अर्थात एक मोल किसी भी पदार्थ के कण हो, उनका यह रिलेशन हमेशा रहेगा। यदि ये परमाणु के रूप में व्यक्त करेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं एक मोल परमाणु, अगर परमाणु है तो 1 ग्राम परमाणु, और ये बराबर किसके है? परमाणु भार। और ये बराबर किसके है? 22.4 लीटर आयतन। ये रिलेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जो रिलेशन है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। आप सब लोगों ने ये जो रिलेशन है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है ना? मैं ऊपर लिख दे रहा हूं अलग से, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा। एक मोल इक्वल टू 1 ग्राम। अभी हम परमाणु ले रहे तो परमाणु लिख दे रहा है। 1 ग्राम परमाणु बराबर परमाणु भार, और बराबर 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी कि 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। एक सूत्र और आता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। मोल बराबर ग्राम में भार बटे ग्राम में अणुभार, या कुछ भी हो सकता। परमाणु होगा तो क्या आएगा? परमाणु भार। अणु होगा तो अणुभार, और परमाणु होगा तो परमाणु भार। एक मोल का संख्यात्मक मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बातें आपको याद रखनी है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों ज्यादातर प्रश्न हम मोल पे आके खत्म करेंगे, हम उसका मोल निकालेंगे, किसी को भी मोल में कन्वर्ट करेंगे हम। प्रश्न है पहला, CO2 के 4.4 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइए एवं इसका आयतन बताइए। अणुओं की संख्या ना निकाल के पहले हम मोल निकाल लें। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, सारे प्रश्नों को अगर हो सके तो मोल पे खत्म करना है। पहले हमने कहा 4.4 ग्राम CO2 में मोल। पहले मोल निकाले, क्योंकि मोल का हमारे पास रिलेशन है, संबंध है। निकाला आपने, मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार कितना दिया है? 4.4। अणुभार C का होता है 12, एक O का 16 होता है भार, तो इसमें 2 O हैं, कल हमने निकालना बताया था आपको। 2 O का भार हो गया 32, उत्तर हुआ 4.4 बटे 44। इसको हटाया, यहां 10 आ गया, यानी कि 0.1। कितने मोल आते हैं बच्चे? 4.4 ग्राम CO2 में 0.1 मोल आते हैं। अब तो संख्या हम निकाल ही सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम जानते हैं अणु कितने होते हैं बेटा? 1 मोल बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 1 मोल में इतने, तो 0.1 मोल में कितने?
0.1 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको सॉल्व किया, यहां से हटा के 10 आ गया, आंसर हुआ 6.022 इंटू 10⁻22। कितने अणु हुए बेटा? प्रश्न था 0.44 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे? कितने अणु होंगे? 6.022 गुणा 10 की घात 22 अणु होंगे। कितने अणु होंगे बच्चे? 6.022 गुणा 10 की घात 22। अगला प्रश्न आता है, इसमें एक प्रश्न और भी था, इसका आयतन बताइए। मोल कितना आ गया था बेटा? आंसर मोल आ गया था 0.1। इतना मोल हमारा आ गया था। मोल और आयतन में संबंध है। एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 1 मोल, पहले ये लिख रहे हैं हम, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 0.1 मोल कितना होगा बच्चे? 0.1 इंटू 22.4 लीटर, यानी हो गया 2.24 लीटर। प्रश्न था इतने का मोल कितने होंगे? मोल 0.1 होंगे। आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। यह प्रश्न आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.5 मोल में O परमाणुओं की संख्या निकालिए। ठीक है ना? हम 1 मोल में परमाणु की संख्या जानते हैं। हम 1 मोल कितना होता है बेटा? फिर बता रहे दोबारा से हम, 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 H2SO4 अणु। निश्चित बात है 1 मोल में इतने सल्फ्यूरिक अम्ल होंगे। हमारे पास कितना है बच्चे? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल में कितने होंगे? 0.5 का गुणा कर दे रहे, 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको हल किया, यहां से हटा के 10 लगा दिया, ये इससे 2 टाइम डिवाइड हुआ, यानी आंसर आया 3.011 इंटू 10⁻23 H2SO4 अणु। अर्थात 0.5 मोल में इतने H2SO4 होंगे। लेकिन हमें H2SO4 तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है ऑक्सीजन परमाणु। तो हम कहेंगे एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन होते हैं बेटा? 4 ऑक्सीजन होते हैं। एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 4 ऑक्सीजन। ये देख रहे हैं 4 ऑक्सीजन इसके। तो 3.011 गुणा 10 की घात 23 H2SO4 में, एक में 4 है, तो इतने में कितने होंगे? इतने में 4 का गुणा कर दो, यानी कितना आंसर आएगा? 4 गुणा 3.011 गुणा 10 की घात 23 H2SO4 अणु। कितने अणु होंगे बेटा? 4 का गुणा कर दीजिए। H2SO4 अणु नहीं होंगे यहां पे बच्चे, इसमें ऑक्सीजन होंगे, O परमाणु, O परमाणु होंगे। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम कैल्शियम, 1 ग्राम सोडियम और 1 ग्राम क्लोरीन गैस हमें दी हुई है।
इन तीनों में किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। फिर हम बात आपसे कर रहे हैं, हमें सब क्वेश्चनों को कहां खत्म करना पड़ता है बच्चे? मोल पर खत्म करना पड़ता है। जिसके मोल ज्यादा उसके परमाणुओं की संख्या ज्यादा। अगर 2 मोल आएंगे तो 2 मोल के परमाणु की संख्या ज्यादा होगी, 3 आएंगे तो और ज्यादा होगी। सामान्यतः इस तरह के प्रश्नों में चूंकि भार एक समान दिया है, मोल बराबर हम जानते हैं क्या बच्चे? मोल का मतलब होता है भार बटे परमाणु या अणुभार। तो मोल, अगर इसका मान, भार का मान दिया हुआ है हमें, तो इसका मान जितना कम होगा मोल का मान उतना ही ज्यादा आएगा। यानी हमें परमाणु और अणुभार देखना है। जब अगर ये बहुविकल्पी में आता है, जिसका परमाणु भार या अणुभार कम उसके मोल ज्यादा। Na का कितना होता है बच्चे? Ca का भार होता है, दे रखा है कितना? 40। Na का कितना दे रखा है बच्चे? 23। और Cl का दे रखा है 35.5। तो Ca का 40, इसका 1 का 23 और इसका 2 है, तो 35.5 गुणा 2 71। यानी सबसे कम भार किसका आ रहा है? Na का। तो निश्चित ही Na के मोल ज्यादा, निकाल भी लेते हैं मोल। किसके निकाल रहे हैं पहले हम? Ca के। भार कितना है बेटा? 1 और इसका मान 40। अगला देखा हमने Na, भार कितना है? 1 और 23। Cl2 मोल, भार 1 है और Cl2 का होगा 35.5। 35.5, उत्तर हुआ 71। किस राशि का मान सर्वाधिक आएगा इन तीनों में से बेटा? इन तीनों में से सबसे ज्यादा मान इस राशि का आएगा। किसका आएगा? Na का। 1 ग्राम Na में इन तीनों में से सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मोलों की संख्या ज्यादा आएगी। मोलों से ही परमाणु निकलते हैं। इस प्रश्न में उत्तर हुआ Na, क्योंकि यह प्रश्न सामान्यतः बहुविकल्पीय में आता है बेटा। जल के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान निकालिए। जल के एक अणु का ग्राम में द्रव्यमान निकालिए। हम जानते एक मोल, क्या जानते हैं बेटा हम? मोल बराबर अणुभार बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के एक कण का द्रव्यमान निकालना हो अगर हमें, तो उस पदार्थ के उस कण के भार में एवोगैड्रो संख्या का भाग दे देते हैं। यानी क्या निकालना हो? एक कण का द्रव्यमान अब वो कण, अभी हम कण की जगह हम लिख दे रहे हैं अणु। परमाणु भी हो सकता है बेटा, है ना? एक अणु का द्रव्यमान बराबर अणुभार बटे एवोगैड्रो नंबर। हमें किसका निकालना है? H2O के एक अणु का भार। कैसे निकलेगा? H2O का अणुभार 2-16 बटे एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुणा 10⁻23, यानी कि 18 बटे 6.022 गुणा 10⁻23
इसका आंसर आएगा 2.98 इंटू 10⁻⁻23। यानी कि जल के एक अणु का भार कितना होगा? 2.98 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम होगा। कितना होगा बेटा? 2.98 गुणा 10⁻23। ये प्रश्न आपको खुद करना है। 3.6 ग्राम ये याद है। इसके परमाणु कैसे निकलेंगे बेटा? मोल निकालना पहले। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे परमाणु भार। इसका परमाणु भार होता है 36। कितना होता है बेटा? इसका परमाणु भार 36 होता है। 24.8 लीटर है यार। हम जानते हैं 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 24.8 लीटर में कितना होगा बेटा? 24.8 बटे 22.4 यानी 2 मोल आएंगे। 2 मोल में परमाणु संख्या हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल की हम जानते हैं परमाणु संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हो सकता है कुछ बातें अब कंफ्यूजन में हो। कल का पूरा कालांश केवल मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल का रहेगा। केवल इसके आंकिक प्रश्न ही किए जाएंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए। इनसे संबंधित डाउट, जो भी आपके डाउट हो, उनको मैसेज बॉक्स में जाकर यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और आपसे एक बात पुनः कहना चाहता हूं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन की बेल अवश्य दबाएं। आपके द्वारा इस प्रकार की क्रियाओं से हमें उत्साह मिलता है और हम नए नए वीडियो लेकर आपके समक्ष लगातार आते रहेंगे। आपकी समस्याओं को लगातार सुलझाने का प्रयास भी करेंगे।